Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll study compound pendulum. Okay, this is part of rotation of body about a fixed axis. Okay, उसका एक स्पेशल टाइप है. इसमें से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नोट आफ्टर 2010, उससे पहले के कुछ पूछे हुए हैं और ये सिंपल टॉपिक है वैसे, सो इसको कवर कर लेते हैं. ओके, कंपाउंड पेंडुलम, दिस इज पार्ट ऑफ रोटेशन of rigid body about a fixed axis. ओके, तो उसका एक स्पेशल टाइप हो गया ये. ओके, अच्छा ये सब जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज जो हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी का 2 डिमेंशन में जो मोशन है उसी का सब टाइप बोल सकते हैं इसको. ओके, अभी क्या है, हम सिर्फ रोटेशन कर रहे हैं. जब इसका एक मोर जनरल केस क्या होगा कि रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा. ओके, so after compound pendulum we will study that. Okay, so let us start. Basically ये जैसा हम पढ़ रहे हैं कि ये rigid body है and this is the axis जो कि let us say axis है horizontal direction में है. So this is the axis in horizontal direction and this body जो ये rigid body है this is moving in the vertical plane. Okay, ये मान लो इसका center of gravity है तो यहाँ पे mg वर्क करेगा, राइट. तो ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे इसका मोशन हो रहा है. ओके, सो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्ट है इसको बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम. ओके, अब देखो अगर मान लो ये पॉइंट सी है जहां जो कि इस बॉडी के जिसके थ्रू की ये बॉडी रोटेट कर रही है इन द वर्टिकल प्लेन. ओके, अगर सी पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्वाइन किया जाए, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सी से ज्वाइन किया जाए, ठीक है, और लेट अस से कि ये जो है वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है. ठीक है, तो अब अगर इफ वी टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ये सी से जो भी मान लो सी जेड बोल देते हैं, सी जेड एक्सिस. ओके, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए ऐसा समझ सकते हो कि अगर ये बॉडी इस पेपर के प्लेन में है तो ये जो सी जेड है ना दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ओके, बट इन रियलिटी ये क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी है वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रही है, मींस इस पे जी एम जी जो ग्रेविटी है वर्टिकल डायरेक्शन में से लग रहा होगा. ओके, सो हमने मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, हमने पढ़ा था. आई ओ जेड की जगह यहाँ सी जेड है, एल्फा इक्वल्स टू एल, एल इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सिर्फ mg है यहाँ पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा और अबाउट cz ले रहे हैं, सो मोमेंट यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा. सो आई सी जेड एल्फा इज नथिंग बट mg का, बस mg का अगर अबाउट cz लेंगे तो ये जो है इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी. सो अगर मान लो लेट अस से दिस cg इज h, लेट अस से cg इज h, देन दिस इज h sin थीटा. So moment of force mg about cz axis is nothing but mg into a distance that is h sin theta. Now let us see the sense of rotation. क्योंकि ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगी बॉडी को. सो क्लॉकवाइज में रोटेट, क्लॉकवाइज का नोटेशन हमने ले रखा है नेगेटिव. ओके, जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है ना आई सी जेड एल्फा इक्वल्स टू एल, दिस इज वैलिड फॉर दिस नोटेशन जो हमने ये एज्यूम किया है कि क्लॉकवाइज को हम क्या नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे. ये इक्वेशन लिखते समय दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी. ओके, सो इसमें ये रोटेशन हम फॉलो करेंगे. ठीक है, अच्छा ये हो गया. अब देखो आई सी जेड, अच्छा ये हमने देखा था रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक्चर में. ओके, इफ यू हैव डाउट इन दैट देन यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर. ओके, सो रेडियस ऑफ जायरेशन हमने कैसे डिफाइन की थी कि दैट रेडियस ऑफ जायरेशन इज नॉट यूनिक फॉर ए बॉडी. ये हमने क्लियर किया था कि ये डिपेंड करेगी कि बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, दैट विल डिटरमाइन द रेडियस ऑफ जायरेशन. जैसे कि मान लो ये डिस्क है तो इसका अगर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, रेडियस ऑफ जायरेशन देखा जाए, रेडियस जायरेशन वाज नथिंग बट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था एक्सिस के अबाउट उसको हम इक्वेट कर देते हैं एम के स्क्वायर के. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज नथिंग बट disk है, so that will be 1/2 mr square where r is radius of this disk equals to m k square. तो यहाँ से k square is r square by 2. ऐसे अगर इसके
डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन देखेंगे तो अबाउट डायमीटर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/4 mr² दैट इक्वल्स टू mk². So k square will be r² by 4. So basically radius of gyration depend upon the axis about which we are taking the moment of inertia. Okay. So इसमें अगर ये cz के अबाउट देखा जाए, cz के अबाउट ही हम ये यहाँ पे देखो icz है, तो icz कैन बी रिटन एज m. m इस बॉडी का जो टोटल मास है, लेट अस से वो m है, m into k square, where k is nothing but radius of gyration of this rigid body about axis cz. okay, I hope clear है. तो इसको we can write m k square अल्फा. अच्छा अल्फा देखो यहाँ पे हमने रोटेशन ऐसे रखा है, इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, सो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट विल बी डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. तो इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस मास हमने कैपिटल एम लिया है माइनस एम जी एच साइन थीटा. सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इस बॉडी की. अब देखो अब क्या है, ये कंपाउंड पेंडुलम तब बनेगा जब वी एज्यूम दैट ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में ऑब्वियसली अबाउट दिस, है ना. तो इस थीटा को इफ वी एज्यूम दैट दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल मींस थीटा इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट इट इज नॉट जीरो. ओके, सो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो वी नो दैट अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, है ना. सो वी विल अप्रोक्सीमेट साइन थीटा बाय थीटा. बेसिकली किया गया है कि साइन थीटा का जो एक्सपांशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन. थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा की हायर पावर तो और भी स्मॉल होती जाएगी, सो दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्ट ऑल द हायर पावर्स. सो सिर्फ साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा. ओके, सो साइन थीटा को अगर थीटा हम एज्यूम कर लें, सो दिस विल बी माइनस एम जी एच थीटा एम के स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. ओके, यहाँ एम से एम कैंसिल हो रहा है, इसको वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जी एच डिवाइड बाई के स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ये तो जानी बजानी इक्वेशन लगती है. ओके, दिस इज नथिंग बट एसएचएम की इक्वेशन है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, इस इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन आया है 2018 में भी, सीएसई में पूछा है, लेग्रांजियन में पूछा है, विल डिस्कस दैट. पर उसने मतलब लेग्रांजियन से सोल्व करोगे तो इस टाइप का सिस्टम बनेगा. उसके बाद उसने पूछा है कि इसका मतलब ये इस सिस्टम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मींस, तो उसमें एसएचएम का यूज करना था. ओके, मतलब थ्रू दैट इक्वेशन वी कुड कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम जो कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो अच्छा है बस. तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब कि एसएचएम है मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. ये होती है वेयर ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम. ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ओमेगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर अगर इसको कंपेयर करें दोनों को, तो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट जी एच डिवाइड बाई के स्क्वायर. ओके, अच्छा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ थीटा है वो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए मीन्स थीटा स्मॉल माना हमने. ये सब जो भी इसके आगे जितने भी रिजल्ट है दैट डिपेंड अपॉन आवर अजम्पशन ऑफ थीटा बीइंग स्मॉल. ओके, तो अगर यहाँ थीटा स्मॉल नहीं होगा, मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि द ऑसिलेशन आर नॉट स्मॉल, तब तो हमें फिर इसी को सोल्व करना पड़ेगा आगे. इसको सोल्व किया जा सकता है दोनों तरफ डी थीटा बाई डी टी करके, या अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा करके ओमेगा के टर्म में इसको किया जा सकता है. सो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. ओके, बट कंपाउंड पेंडुलम के लिए कंडीशन है कि थीटा जो होगा या ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा. ओके, बस तो यहाँ से आ गया. और टाइम पीरियड क्या होता है, वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ ए इन एसएचएम इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. टाइम पीरियड का क्या मतलब होगा कि जैसे मान लो ये कोई ये एल लेंथ पे मान लो ये कोई है बॉडी है, इसका ये रोटेशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि यहाँ मान लो ये यहाँ से यहाँ रोटेट कर रही है, तो यहाँ से यहाँ जाके वापस यहाँ जाने का मीन्स टू कंप्लीट अ फुल साइकिल जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दैट मोशन. ओके, तो यहाँ पे देखो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या है रूट जी एच बाई के स्क्वायर, और वी कैन से 2 पाई
root k square by gh. So this is the time period of this compound pendulum. Okay, time period of compound pendulum. ये क्या आएगा 2 पाई रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एच. ओके, अच्छा अब हम ये तो कंपाउंड पेंडुलम के हो गया. सिंपल पेंडुलम के लिए हमने एसएचएम में देखते हैं. सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि लेंथ एल पे एक स्मॉल एम होता है, वो ऑसिलेट कर रहा होता है, उसका मास मान लो एम है, सो एम जी होगा. ये अगर ये थीटा है, ऑसिलेशन का जो एंगल है वो थीटा है, तो दिस विल बी एल साइन थीटा. ठीक है, अगर इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे तो क्या होगा एम जी एल साइन थीटा, और क्लॉकवाइज है तो माइनस इक्वल्स टू इसके अबाउट अगर इसका ये पार्टिकल है मास एम का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम एल स्क्वायर, और ये वही डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये अल्फा हो गया. तो अगर थीटा स्मॉल है तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेट बाय थीटा, सो यहाँ से आएगा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एम से एम कैंसिल हो गया, एक एल से एल गया, सो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज माइनस जी बाई एल और थीटा, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन है. तो फ्रॉम हियर ओमेगा क्या आएगा रूट जी बाई एल. ओके, सो टी क्या जाएगा 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई बाई ओमेगा होता है. ओके, सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये है कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड. ओके, तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ इन दोनों को अगर इक्वल किया जाए तो क्या आएगा 2 पाई रूट के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एच इक्वल्स टू 2 पाई रूट जी बाई एल. ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एच इक्वल्स टू जी, नो दिस इज एल बाई जी, राइट. सो दिस इज एल बाई जी इक्वल्स टू एल बाई जी. सो जी से जी कैंसिल हो गया, यहां से एल क्या आएगा के स्क्वायर बाई एच. ओके, सो अगर इस जो कंपाउंड पेंडुलम है इसको इफ वी ट्राई टू रिप्लेस इट विद द इक्विवेलेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके इक्विवेलेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो उसकी लेंथ हमें के स्क्वायर बाई एच रखनी पड़ेगी. ओके, तो हमारे पास सेम इक्वेशन हो जाएगी. सो कहने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ओके कहने का मतलब हुआ कि इफ दैट एल इज रिप्लेस्ड बाय के स्क्वायर बाय एच, देन दिस जो ये कंपाउंड पेंडुलम है देन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए सिंपल पेंडुलम. ओके, सो इस एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम. ओके, ये हमारे काम की चीज है. ओके, सो दिस एल मीन्स कोई भी कंपाउंड पेंडुलम है, इफ उसके इक्विवेलेंट जो पेंडुलम होगा सिंपल पेंडुलम, उसकी लेंथ पूछी जाए तो दैट विल बी के स्क्वायर बाई एच. ओके, आई होप यहां तक क्लियर है. अब इससे रिलेटेड दो टर्म है जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए. वो क्या है कि हमने ये देखा अभी कि ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस है, ओरिजेंटल एक्सिस जो भी है ये वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है. ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहां मास एम जी वर्क कर रहा है. दिस इज सी और जी और दिस इज सी, जहां से जिस सी क्या सी इज द पॉइंट वेयर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बॉडी को कट कर रहा है. ओके, ठीक है. अब अगर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ किया जाए, ये 90 डिग्री है. ओके, अगर परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ किया जाए और वो एक्सिस को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मिलाया जाए. ओके, लेट अस से ये जो सी जी है ये एच है, तुमने एच एज्यूम की हुई है. सो बेसिकली ओके, सो ये जो सी पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि यहां से सस्पेंडेड है ये बॉडी, ऐसा समझ सकते हैं. ओके, या एक्सिस जो इस सी से पास हो रहा है, ओके उसके थ्रू ही तो ये रोटेट कर रही है. दिस इज द फिक्स्ड एक्सिस हियर. अच्छा, इस सीजी को अगर थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए और मान लो यहाँ कोई ओ पॉइंट ले लिया जाए, ओके लेट अस से या ओ डैश बोल दो, या कोई ओ डैश पॉइंट ले लिया जाए. ओके, सच दैट सी ओ डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई एच, जो हमने इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम की लेंथ की जो फॉर्मूला लिखा है. ओके, इफ सी से एक लाइन, ये सी जी a line which is perpendicular to ये जो एक्सिस मान लो ये सी जेड है हमारे पास, a line drawn perpendicular to CZ and passing through C, है ना, and passing through C and center of gravity of body is extended in such a way that CO dash is this.
Okay, then this O dash is known as center of oscillation. Okay, so basically यहाँ पे जो C है that is center of suspension, G is center of gravity and O dash is center of suspension. O dash कैसे डिसाइड हुआ? C से O dash की लेंथ k square by h होगी, प्लस ये जो CO dash लाइन है ना, it will pass through the center of gravity of the body. वो भी important हो गया. अच्छा, इसमें एक चीज और है कि center of oscillation and center of suspension are interchangeable. Okay, interchangeable, or you can say they are convertible. कहने का मतलब है कि अगर O dash को C की जगह कर दिया जाए और C को O dash की जगह कर दिया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोशन सेम ही रहेगा, मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल. ओके, दिस कैन बी प्रूव्ड. कैसे? देखो यहाँ पे CO dash क्या है? CO dash is nothing but L, that is k square by h, and where k is radius of gyration of this rigid body about the axis CZ. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस एक्सिस के अबाउट हम ले रहे हैं. ठीक है, ओके, सो दिस इज CO dash. ओके, ओ फर्दर. अच्छा, इसको थोड़ा अगर ऐसा किया जाए, देखो इस अगर मान लो CZ के पैरेलल हमने कोई एक्सिस लिया, CZ के पैरेलल एक्सिस लिया जो G से पास हो रहा है, बेसिकली GZ. ओके, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे हम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट CZ क्या होगा? ICZ कैन बी रिटन एज I नोर प्लस MD स्क्वायर. MD क्या डिस्टेंस तो H है, H स्क्वायर, एंड I नोर इज नथिंग बट GZ, राइट, about axis which is parallel to CZ and passing through center of gravity of this body. So इसको अगर m k नोर स्क्वायर बोल देते हैं. Radius of gyration k नोर क्या है? K नोर is radius of gyration of the rigid body, okay, about the axis GZ, right, about axis GZ. Okay, I hope समझ में आया. So m k नोर का स्क्वायर प्लस m h स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं, और ICZ को हमने m k स्क्वायर बोला है, राइट. यहाँ पे k है, that is radius of gyration of this rigid body about CZ axis, mind it, है ना, and k नोर is about the GZ axis. तो यहाँ से k स्क्वायर कैन बी रिटन एज k नोर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट. आई होप क्लियर है. तो इसको वी कैन राइट k नोर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाई h. ओके, यहाँ पे h क्या है? h इज नथिंग बट CG, राइट, h इज CG. ओके, basically this is the distance between the center of suspension and center of gravity. Okay, अच्छा, further इसको we can write CO dash. अच्छा, h को अगर इधर ले जाते हैं और h को we can write what? CG, right, equals to k नोर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और k नोर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर क्या है? that is CG का स्क्वायर. अब दोनों में से अगर इसको इधर ले जाएं, CG कॉमन लेंगे तो CO dash माइनस CG इक्वल्स टू k नोर स्क्वायर, राइट. CO dash माइनस CG, ये क्या है? O dash G, CG डॉट O dash G इक्वल्स टू k नोर स्क्वायर. अब देखो k नोर स्क्वायर तो इस बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेगी, वो वेरी नहीं हो सकती, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसके जो पास हो रहा है एक्सिस और पैरेलल टू दैट जो फिक्स्ड एक्सिस जिसके और रोटेशन हो रहा है उसके बाद रेडियस ऑफ gyration है, तो k नोट तो कांस्टेंट ही है बॉडी के लिए. इसका मतलब अगर देखो इसमें अगर G जो C है, C को अगर हम O डैश कर दें और O डैश को C कर दें तो ये इक्वेशन चेंज होगी क्या? देखते हैं. C को O कर दिया हमने एंड O डैश को C कर दिया, k नोर स्क्वायर, तो सेम इक्वेशन मिल गई हमें, राइट. O डैश को C और C को O डैश, C को O डैश, राइट, O डैश को C एंड C को O डैश. हाँ, सो सेम इक्वेशन मिल गई. इसका मतलब क्या हो गया कि G, इसका मतलब ये हो गया कि C एंड O डैश आर convertible, they are interchangeable, center of oscillation and suspension. Okay, so आई होप समझ में आ गया. सो ये तो इसके बेसिक थे. अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी यहाँ से देखा जाए तो ये L जो है इक्विवेलेंट लेंथ हो गई इसकी, मींस T क्या हो जाएगा? 2 पाई L बाई C, ये होता है टाइम पीरियड. अगर देखो इसमें मान लो H0 कर दिया जाए, H0 का क्या मतलब हुआ? व्हाट डज H0 सिग्निफाई? H0 का मतलब क्या हो गया कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे आ गया. इसका मतलब बॉडी का ऑसिलेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, जो फिक्स्ड एक्सिस है, दैट इज बीइंग पास थ्रू द बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो उस समय इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? L क्या हो जाएगा? देखो H को अगर 0 कर देंगे तो k स्क्वायर तो फाइनाइट है, सो दिस विल बी L विल बी इंफिनिटी, मींस टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा.
तो समझ में भी आता है कि अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर उसको रोटेट करके छोड़ोगे तो वो तो कभी रेस्ट में नहीं आएगी, वो घूमती रहेगी। ओके, सो इन्फिनिट हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर मान लो एल जो है, अभी तो हमने क्या किया कि एच को जीरो कर दिया, अगर एच इन्फिनिटी कर देंगे तो भी टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा। कैसे, ये इससे देख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा ओपन किया जाए तो केनोर स्क्वायर बाय एच प्लस एच। अब देखो एच इन्फिनिटी होगा, केनोर कांस्टेंट है, एच इन्फिनिटी करते हैं ये तो जीरो हो गया, पर ये इन्फिनिट हो जाएगा। या दूसरा तरीका समझने का ये है, एच इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, एच इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जो है इसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है वो इन्फिनिटी पे है, बट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एंड सेंटर ऑफ सस्पेंशन आर इन कन्वर्टिबल। तो अगर उसको हम लोग सी और ओडेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका तो मतलब यही हो गया ना कि हम सी को अगर इन्फिनिटी पे कर दिए, इसका मतलब ये हो गया कि एच ये जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन है उसकी ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, इंटरचेंज करते हैं। ओके, सो बेसिकली वही बात होगी इसमें, जीरो हो या इन्फिनिटी हो, अगर center of suspension and center of oscillation are interchangeable, so zero and infinity both will give the same time period, that is infinity. ओके, या अगर इसमें ये नहीं सोचना तो यहाँ से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो इसको हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि कैनोर हमेशा कांस्टेंट है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। अब लेते हैं क्वेश्चन, तो ये एक PYQ है, यही ले लेते हैं सबसे पहले। ओके, दिस PYQ, लेट अस टेक दिस, ये 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, बोलता है अ रेक्टेंगुलर प्लेट स्विंग्स इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। ओके, इफ इट्स टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, t इज 1 सेकेंड। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, सो बेसिकली ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ओके, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, वर्टिकल प्लेन में स्विंग हो रही है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके अबाउट स्विंग हो रही है। वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, ओके, यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है, इसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे स्विंग हो रही है। ओके, सो बेसिकली ये तो वही कंस्ट्रक्ट होती है, दिस इज नथिंग बट कंपाउंड पेंडुलम। तो इसकी एल निकालेंगे, एल क्या होती है, इक्विवेलेंट जो इसकी लेंथ होगी सिंपल पेंडुलम में वो निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट के स्क्वायर बाय एच, वेयर के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ द रिजिड बॉडी, या यहाँ पे जो भी सिस्टम बना रहा है, अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, राइट, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये जो एक्सिस है। तो अच्छा, इसमें ये हमने पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, अगर उसकी मीन्स ए क्रॉस बी साइज की रेक्टेंगुलर प्लेट है तो अबाउट सेंटर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 आया था, ये हमने देखा था। ठीक है, सो अच्छा, इसमें ये जो रिंग है, डिस्क है, प्लेट है, ओके, रेक्टेंगुलर प्लेट है, इन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखने हैं बिकॉज ये बहुत जगह हैंडी मीन्स यूज होंगे। ओके, सो अच्छा ठीक है, पर ये सेंटर के अबाउट है, सो इसको लेट अस से आई नोर। सो आई नोर हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड perpendicular टू इट्स प्लेन इज नथिंग बट एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। अब हमें चाहिए ये मान लो सी पॉइंट है, तो ये आई सी जेड होगा, ये बेसिकली आई सी जेड, तो और ये आई ओ जेड है। ठीक है, तो आई सी जेड क्या होगा, आई नोर प्लस मान लो ये डिस्टेंस डी है, दिस लेट अस से दिस इज द डी डिस्टेंस, सो एम डी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, और दिस कैन बी रिटन एज एम के स्क्वायर वेयर के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, दिस वन। ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा, के स्क्वायर बाई एच। अच्छा, एच का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एच इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सस्पेंशन, या जहां से सस्पेंडेड है। तो ये तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर होता है उसके डायगोनल के मिड पॉइंट पे सेंटर होगा, डायगोनल दोनों भी डायगोनल के जो मिड पॉइंट आएगा। ओके, सो अगर इसको यहाँ से इसको मिला दिया जाए, लेट अस से ये लेंथ ए है, ये बी है, ऑब्वियसली 90 होगा बिकॉज रेक्टेंगल है। सो यहाँ पे ये अगर हाफ पॉइंट है, जो डिस्टेंस डी हमने इसको जी बोल देते हैं, सो बेसिकली सी जी जो है वो डी बोला हमने, बेसिकली एच बोल दो इसको क्योंकि जनरली हम एच ले रहे हैं, सो ये एच है। इसका मतलब ये टोटल लेंथ अगर ये सी है, इसको लेट अस से डी, सो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इज नथिंग बट 2h, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका दैट विल बी एट द मिड ऑफ द डायगोनल। ओके, सो 2h अगर ये देखा जाए, ये ट्राइंगल देखा जाए, ये वाला लेट अस से इसको बोल देते हैं ए। सो अगर ट्राइंगल ए सी डी देखा जाए विच इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h का स्क्वायर, राइट।
from here we can say that h square is nothing but a square b square या 4h square is a square plus b square. आई होप क्लियर है. तो अब बस हो गया हमारा काम. अब क्या करना है हमें, ये जो इक्वेशन है ये आई सी जेड दैट इज एम के स्क्वायर कैन बी रिटन एज एम आई नोर क्या है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर. डी मतलब एच हमने बोला हुआ है एम एच स्क्वायर. अच्छा फर्दर एम से एम तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ. ठीक है. सो ये क्या आएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4h स्क्वायर. सो 4h स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस h स्क्वायर. सो ये क्या आ जाएगा, ये तो 3 हो गया. तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 3h स्क्वायर राइट. तो यहाँ से के स्क्वायर हमारे पास ये आ गया. ओके. तो इक्विवेलेंट एल क्या आएगा के स्क्वायर बाई एच. सो के स्क्वायर इज 4 बाई 3 एच स्क्वायर डिवाइड बाई ओके यस यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. सो दिस इज 4 बाई 3 के स्क्वायर बाई एच राइट. तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा हमारे पास 4 बाई 3 एच. ये एल आ गया. अब देखो हमें टाइम पीरियड दिया है 1 सेकेंड और ये एच ही पूछा है हमें. एच पूछा है या डायगोनल पूछा है, मीन्स 2h पूछा है हमें. ओके डायगोनल की लेंथ 2h राइट. तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई z. टाइम पीरियड इज गिवन एज 1 सेकेंड दैट इज 1 इक्वल्स टू 2 पाई रूट l इज 4h बाई 3 g राइट. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4h बाई 3g राइट. ये हो गया यहाँ पे. बस अब यहाँ से अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 3g डिवाइड बाई 4 क्या है 16 पाई स्क्वायर दैट विल बी h. और हमें पूछा है डायगोनल ऑफ दैट प्लेट. डायगोनल क्या होगा 2h होगा. तो इसको ट्वाइस कर देते हैं. क्या आ जाएगा ये ट्वाइस करेंगे तो 3g बाई 8 पाई स्क्वायर. सो दैट इज आवर आंसर. ओके. सो आई होप क्लियर है. ये पूछा हुआ है 2005 में लॉन्ग बैक. ओके. So let's do some more problem based on this.